नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे राइटर, डायरेक्टर और एक्टर एकलव्य तोमर से। एकलव्य तोमर का जन्म दिल्ली में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और कॉलेज के समय से ही रंगमंच करना शुरू कर दिया था। एकलव्य ने फिल्म साब चाय पानी और द स्टोन मैन मर्डर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और टीवी सीरियल झांसी की रानी आपकी अंतरा में एसोसिएट डायलॉग राइटर भी रहे हैं। तो फिल्म यस्टरडे, प्रधान जी और तत्सम के राइटर भी रहे हैं। एकलव्य तोमर ने फिल्म बिग बुल में अभिनय किया तो फिल्म धमाका में कार्तिक आर्यन और फिल्म बिश्वा में विनय पाठक के साथ एक्टिंग की है। तो फिल्म गंगूबाई में भी नजर आए हैं। इसके अलावा क्राइम शो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट के कई एपिसोड में अदाकारी की है। तो बहुत जल्द फिल्म अखाड़ा में भी अहम किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा एकलव्य तोमर शॉर्ट फिल्म ब्लू क्वारंटीन के प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं एकलव्य तोमर। एकलव्य तोमर एक बेहतरीन अभिनेता हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। रंगमंच से इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की है। उसके बाद कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, तो राइटर भी रहे हैं। टीवी सीरियल्स के संवाद भी लिखे हैं एकलव्य तोमर ने। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान एकलव्य तोमर को। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कैसा था इनका सफर, कैसे इनकी शुरुआत हुई। कॉलेज के समय से ही इन्होंने रंगमंच करना शुरू कर दिया था और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता, राइटर, डायरेक्टर एकलव्य तोमर। एकलव्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, भागीरथ भाई। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। एकलव्य जी, थोड़ा सा आप कैमरे के फ्रंट में नहीं है। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, थो, थोड़ा सा अगर आप कैमरे को दूर कर देंगे तो हम और बेहतर तरीके से आपको देख पाएंगे। अच्छा एकलव्य जी, आपकी अभी आवाज आ रही है और हम इस सेटिंग के साथ हम बातचीत भी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे दर्शक हाँ, आपसे संवाद करना चाहते हैं हमारे माध्यम से। एकलव्य जी, बहुत सारा काम आपने किया है। आपने एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे हैं, आप राइटर भी रहे हैं, आप एक्टर भी हैं। तो आखिर सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, हम ये जानना चाहेंगे। क्या उम्र थी आपकी और उस वक्त क्या आपने एज ए कैमरे के पीछे काम किया था, कैमरे के सामने काम किया था, या रंगमंच से आपने शुरुआत की थी? करियर की शुरुआत तो मेरे कॉलेज टाइम से हो गई थी। हम्म। जब कॉलेज में हम थे तो मुझे शुरू करना था कि कहीं से एक्टिंग का कुछ शुरू हो। मुझे कुछ जी। आइडिया तो था नहीं। तो उसी दौरान मेरे एक दोस्त था, तो उसने बताया था कि कॉलेज में हम लोग थिएटर वगैरह करते हैं। हम्म। मैंने कहा थिएटर, यार ये तो मुझे भी करना है। तो वहां से फिर ये पूरी की पूरी जर्नी शुरू हुई। फिर हम लोगों ने कॉलेज लेवल जी। मंडी हाउस के अंदर कुछ ग्रुप्स थे हाँ। और हमारा एक खुद का अपना ग्रुप था, बेला थिएटर, हम्म। जिसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो वसीम भाई के साथ फिर हमने काफी अलग अलग प्ले किए। फिर कुछ एनएसटी की फैकल्टी थी, उनके साथ लोकेन त्रिवेदी सर के साथ जी। और अखिलेश खन्ना, काफी लोगों के साथ काम किया। हम्म। फिर उसके बाद फाइनली मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हम्म। 2007 एंड में। जी। फिर जब मैं मुंबई आया तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे आने के बाद मैं पहले बिहाइंड द कैमरा काम करना चाहूंगा। हम्म। सो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। जी। तो ये जो इस आप तरह से जिक्र कर रहे कहानी हैं शुरू हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, ये जो फिल्म है आपकी हेलो। साब चाय पानी और द स्टोन मैन मर्डर से, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करते हैं फिर से उनको कनेक्ट करने की और बातचीत का सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि बता रहे थे एकलव्य तोमर जी कि इन्होंने रंगमंच से शुरुआत की। उसके बाद फिर 2007 के एंड में ये मुंबई शिफ्ट हो गए। उसके बाद तब से उनकी जर्नी लगातार जारी है और शुरुआत इन्होंने फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर की, तो राइटर भी रहे हैं। और फिर से हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर मुंबई में इनकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, किस तरह का इनका स्ट्रगल रहा शुरुआती दौर में और कैसे इनको पहला ब्रेक मिला। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं और आप एक झलक हमारे मेहमान के देख भी चुके हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। दोबारा हम फिर से उनको कनेक्ट करेंगे। जब तक मैं आपको एक बार इनके बारे में फिर से बता दूं कि एकलव्य ने फिल्म साब चाय पानी और द स्टोन मैन मर्डर्स में
असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और टीवी सीरियल झांसी की रानी आपकी अंतरा में एसोसिएट डायलॉग राइटर भी रहे हैं। तो फिल्म यस्टरडे, प्रधान जी और तत्सम के राइटर भी रहे हैं। एकलव्य तोमर ने बिग बुल में अभिनय किया तो फिल्म धमाका में कार्तिक आर्यन और फिल्म विश्वा में विनय पाठक के साथ एक्टिंग की है। तो फिल्म गंगूबाई में भी नजर आए हैं। इसके अलावा कई क्राइम शो, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट के कई एपिसोड्स में एकलव्य तोमर नजर आए हैं। तो बहुत जल्द इनकी एक फिल्म आने वाली है अखाड़ा, जिसमें ये अहम किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा एकलव्य तोमर ने एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस भी की है, इसके डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, और इससे शॉर्ट फिल्म का नाम है ब्लू क्वारंटीन। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं अभिनेता एकलव्य तोमर। एकलव्य जी, आप मुंबई शिफ्ट हो गए 2007 में, उसके बाद फिर जो आप सोच कर गए थे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है बहुत सारे कलाकार बहुत कुछ सोच कर जाते हैं मुंबई में, कुछ ये भी सोच कर जाते हैं कि वो जुहू बीच पे दौड़ रहे होंगे तो किसी डायरेक्टर की नज़र पड़ेगी तो डायरेक्टर उसे कास्ट कर लेगा। तो तमाम तरह की लोग चीज़ सोच कर जाते हैं। तो जो आप सोच कर गए थे, क्या उसके हिसाब से चीज़ें हुई या फिर उससे कमतर हुई या फिर उससे ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुंबई में? नहीं, ऐसा तो पहले कभी हुआ करता था कि डायरेक्टर साहब को मिल गए और ये सब हो गया। एक बार हमें शेखर कपूर साहब मिले थे बीच पर, तो हम लोग गए उनके पास, तो हमने उनसे बात की, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि ये मिलेंगे तो कुछ ऐसा होगा या कुछ काम होगा, बस वो मिलता था। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो मिले हैं, लेकिन कभी ऐसा मन में मेरे रहा नहीं। मेरा था कि पहले आप कुछ काम करो, फिर इन लोगों तक पहुंचो, बिल्कुल, फिर अपने आप हो जाते हैं। जी। तो फिर जब आप मुंबई गए थे तो मुंबई में कैसे रहा, शुरुआती दिन कैसे रहे? क्योंकि शुरुआती दिन बड़ा ही मुश्किल भरा रहता है, मैंने देखा है वहाँ रहने का, सोचना पड़ता कहाँ रहना है, कैसे चीज़ें, किनके पास जाना है, कैसे मुलाकात करें, कहाँ ऑडिशन दे, किसके पास जाए, पूरा एक शहर ही नया लगता है अगर कोई मुंबई से बाहर से आता है तो। बिल्कुल 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 ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ कि मुझे कभी आज तक ऐसा लगा नहीं कि मुश्किल यहाँ पे ऐसी कोई चीज है और मुश्किलें मेरे सामने आ रही हैं। चीजें वो हैं जो सुनते आ रहे थे बड़े लोगों से या सीनियर लोगों से, तो हम काफी अवेयर थे इन सब चीजों से। ऐसा तो होना, ये तो लाजमी है जी। तो ऐसा कभी फील अंदर से तो कभी हुआ नहीं, लेकिन हाँ ये था कि मुझे कुछ टाइम अभी एक्टिंग नहीं करनी है, अभी थोड़ा सा बिहाइंड द कैमरा मुझे काम करना है। तो वो मैंने पूरी शिद्दत और लगन के साथ किया। घोस्ट राइटिंग की टीवी के अंदर जी, तो मुझे क्रेडिट में नाम नहीं दिया जाता था, पैसे टाइम पे नहीं मिलते थे। तो बिहाइंड द कैमरा जो आपने काम किया वो कौन सा काम था और कैसे उसमें आपको मौका मिला, कैसे जुड़ने का मौका मिला? मैं मनीष गुप्ता डायरेक्टर हैं, मनीष गुप्ता सर जिन्होंने सरकार फिल्म लिखी थी जी। हाँ, उनके साथ मैंने असिस्टेंट में मैंने 2-3 फिल्में उनके साथ की, स्टॉर्म एंड मर्डर और एक साफ चैट की जो अभी तक आज तक रिलीज हुई थी। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद एक इनमें से पहला कौन सा वो प्रोजेक्ट था आपका, साफ चाय पानी या द स्टोन मैन मर्डर्स? स्टोन मैन मर्डर जी। तो कैसा था इसमें जब आप जुड़े, तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आप सोचकर वैसे क्या आए थे कि पहले आप बिहाइंड द कैमरा काम करेंगे, बाद में फिर फ्रंट ऑफ कैमरा काम करेंगे, सोचकर ही आप ये आए थे? हाँ बिल्कुल, मैं ये सोच के आया था कि मुझे अभी एकदम फ्रंट कैमरा में नहीं जाना है, मुझे पहले सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करना है और राइटिंग में काम करना है। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जो पहला जो प्रोजेक्ट था? क्योंकि पहला प्रोजेक्ट के जो एक्सपीरियंस होता है बड़ी यादगार होते हैं, क्योंकि चीजें सब कुछ नहीं रहती उसमें। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था वो, मतलब कि एक पूरी फिल्म थी और मैं पोस्ट से फिल्म से जुड़ा था, तो उसका पोस्ट और पब्लिसिटी का सारा जो भी था तो वो मनीष गुप्ता सर ने मेरे ऊपर ही दे दिया था, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था। ग्रेट। हाँ, कोई ऐसी चीज है कि पहली बार जो चीज आप कर रहे हो कुछ गफलत हो गई हो कि करना कुछ था और कुछ और हो गया हो, कभी कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं करना कुछ चाह रहा था और कर कुछ हो गया, ऐसा क्योंकि बहुत डिसाइडेड था अपने आप को लेके कि मुझे ऐसे ही करना है, तो इस तरह से ये सब। अच्छा, उसके बाद फिर टीवी सीरियल झांसी की रानी है आपकी अंतरा है, इसमें आप एसोसिएट डायलॉग राइटर भी रहे हैं। तो एक तो आपने डायरेक्टर की भूमिका निभा ली है, उसके बाद फिर आप एज ए राइटर की भी आप भूमिका निभा रहे। तो राइटिंग का, क्योंकि ये तो सोचकर आप आए थे बिहाइंड द कैमरा काम करना है, लेकिन एज ए राइटर बनना है ये सोचा था या फिर इत्तेफाकन जुड़ना हुआ एज ए एसोसिएट डायलॉग राइटर बन के? जनरली जब आप थिएटर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हैं ना, तो ये राइटिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, क्राफ्ट जैसी चीजें ना अपने आप ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाती है।
अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ आप सारी चीजें करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि डायरी में भी मैंने कुछ प्ले लिखे थे हाँ, अपने टाइम, तो वो ये चीज मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा क्यों ना हो, तो इसमें भी थोड़ा सा मैं, जब ये भी अच्छी चीज है। तो महराज जैदी हैं जी। जिन्होंने झांसी की रानी के डायलॉग लिखे थे, हाँ, हाँ आपके अंतरा के, तो उनको मेरे साथ वो सेट पे रहते थे, तो मैं एडी था, असिस्टेंट डायरेक्टर था। कह रहे तुम आओ हमारे साथ लिखो बेटा, तुम हमें मजा आएगा। हाँ। मैंने कहा सर मैंने इससे पहले कभी लिखा नहीं है। कह रहे कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम लिख सकते हो। हुँ, तो फिर उन्होंने फिर मुझे अपने साथ इन्वॉल्व किया, तो फिर वो धीरे धीरे से वो शुरू हो गया। तो उसी के चलते जी। चलते फिर मैंने 2-3 फिल्में मैंने लिखी। ग्रेट। अच्छा, आपका लिखा ऐसा कोई संवाद जो आपको बड़ा ही बेहद पसंद है और वो अक्सर आपके ज़हन में आता है और लोगों ने उस संवाद को लेके बड़ा एप्रिशिएट किया। अगर वो कोई ऐसा संवाद याद हो आपको तो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे, जो आपका लिखा हुआ संवाद है। झांसी की रानी तो मैं आई थिंक 2009 की बात है, आपकी अंतरा की। तो उसमें तो बहुत सारे थे डायलॉग, लेकिन ऐसा कुछ याद अभी नहीं आ रहा है कि हाँ। मैं याद, क्योंकि ना मेरे दिमाग में वो प्लॉट आ रहा है, ना कोई सीन आ रहा है कि लेकिन चीज़ें झांसी की रानी की बात करें, एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, तो उसके जो शब्द होते हैं वो उस समय के हिसाब से शब्द होने चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्रेरी वो नाटक उस तरह से नहीं है कि आज जो भी आप जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आज जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल आप झांसी की रानी में आप नहीं कर पाते होंगे। तो उसको लेकर थोड़ा सजग रहना पड़ता होगा। और फिर जो दूसरी जो आपका नाटक था आपकी अंतरा, उसमें मुझे लगता है कि जो आज की भाषा होगी, तो आज की भाषा आप इस्तेमाल कर लेते होंगे। तो क्या कुछ झांसी की रानी में आपको थोड़ा-सा आपको चैलेंज था आपके सामने? चैलेंज ऐसा था कि हम लोगों ने अपने स्टेज टाइम में ये सारी चीजें बहुत की। अगर आपके पास नाटक भी नहीं है तो भी आप नाटक पढ़ रहे हो, जी। नहीं भी है तो नाटक की रिहर्सल कर रहे हो। हाँ, तो वो सारी चीजें वहां से आपके बैक ऑफ द माइंड सारी सेट हो जाती हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, ये होता है कि कभी कभी जैसे जैजी सर थे तो उनके पास बहुत सारे बुक्स थी जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, तो उसमें बहुत सारे संवाद थे जो पुराने लोगों ने, पुराने राइटर्स लोगों ने लिखे हुए। हाँ। तो वहां से एक पता चलता था कि वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, बात करने का लहजा कैसा है, तरीका कैसा है, तो वो पता चलता था। जी। अच्छा, टीवी हाँ। सीरियल्स के लिए लिखना और फ़िल्मों के लिए लिखना, क्योंकि फ़िल्म यस्टरडे है, प्रधान जी और तत्सम, ये भी आपने लिखी है। तो टीवी सीरियल तो एपिसोडिक वाइज़ आता है, ये पूरी एक स्टोरी रहती है। और क्योंकि मुझे लगता है टीवी सीरियल में शायद आप एपिसोड वाइज़ लिखते होंगे और धीरे-धीरे फिर आगे चल के वो चीज़ें चेंज होती होंगी समय के हिसाब से। लेकिन फ़िल्म तो शुरू से लेके एंड तक आपको उसको एक इकट्ठे कंप्लीट करके रखना पड़ता होगा, उसके बाद ही फिर फ़िल्म की शुरुआत होती होगी। तो क्या कुछ आप जब फ़िल्म लिखते थे, तो उस वक़्त क्या ज़हन में रहता था आपका? फिल्म जब लिखते हैं जनरली मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखता हूँ पहली बार। हाँ, नहीं लेकिन मैं 3-3 फ़िल्में लिखी हैं, हाँ, 3-3 फ़िल्में लिखना भी कोई हाँ, छोटी हाँ, बात नहीं होती हाँ, है। हाँ, हाँ, तो ये है कि एक्चुअली मेरी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा मुझे परेशान करती है। हाँ, तो इमेजिनेशन भी ऐसी है कि वो काइंड ऑफ हेलुसिनेशन वाली है, तो चीजें मुझे दिखने लगती। मुझे लोग अच्छा। बात करते, हाँ लोग कुछ बात करते हुए दिखाई दे रहे थे जबकि सामने कुछ नहीं। हुँ, तो वो चीजें मुझे बहुत परेशान करती है, तो मुझे मजबूरी में फिर वो सब बैठ के फिर मुझे वो लिखना पड़ जाता है। हुँ। तो अभी तो नहीं मैं इतना कुछ लिख रहा, तो अभी तो यही 2-3 फिल्में हैं, इन्हीं को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि हाँ, जैसे इन्हीं का पिकिंग अप चल रहा है। अच्छा, आपने तो हैलुसिनेशन का ज़िक्र किया, तो कभी ऐसी पर्सन ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग वाक़या इससे जुड़ा हुआ कि कुछ आप सोच रहे थे ऐसा हो रहा है, लेकिन सही मायने में वो था नहीं और उसकी वजह से कोई आपके आस-पास के मित्रों ने कोई आपको कुछ कमेंट किया हो या ऐसा कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ हो? कुछ ऐसा इंसिडेंट कुछ आपको याद है? हाँ, जनरली होता ही है। लोग बोलते हैं कि अरे क्या हुआ आपको, आप तो एकदम से आउट ही हो गए। हाँ। तो मैं हँस देता हूँ, मैं कि क्या मैं आपको बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। तो उस चीज़ से निकलता हूँ बाहर, तो फिर मैं फिर देखता हूँ कि वो क्या हुआ। जी। ऐसा रहता अच्छा, है। अक्सर हमने सुना है जो ख़ासकर थिएटर के जो कलाकार होते हैं, वो किसी किरदार में कभी-कभी ऐसे रम जाते हैं कि उस किरदार से निकलने में बहुत समय लगता है। तो आपके साथ अभी कभी ऐसा कुछ हुआ कि कोई ऐसा किरदार आपने निभाया हो, क्योंकि अभी हम एज़ एक्टिंग की भी हम आपसे चर्चा करेंगे, तो कोई ऐसा किरदार आपने निभाया हो, जिससे बाहर निकलने में बड़ा समय लगा आपको? नहीं, ऐसा तो ऐसा तो नहीं कभी था। नहीं। क्योंकि अक्सर अक्सर हमने सुना है, अक्सर लोग कहते हैं कि 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं किसी किरदार को। वो एक्चुअली अगर एक्टर्स को इन और आउट का प्रोसेस अच्छे से नहीं पता हाँ। कि ठीक है, इन और आउट का प्रोसेस होता है कि कैसे आप इन करते हैं और कैसे आप आउट होते हैं। हाँ, अगर एक्टर को इन आउट का प्रोसेस अच्छे से नहीं पता तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। अगर किसी को कुछ अच्छे से पता है, उसने काम किया हुआ है, तो कोई दिक्कत अच्छा, मैंने एक बार एक बड़े, मुझे वो एक्टर याद नहीं आ रहे, लेकिन एक बड़े एक्टर की मैंने एक बात मुझे याद है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपने एक्टिंग में ऐसा रम जाता हूँ कि मैं
उससे निकलने में मुझे बड़ी समस्या आती है। तो उस एक्टर की मुझे बात याद है कि अगर आप उस एक्टिंग में इतना घुस जा रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। आप एक्टर वो होना चाहिए कि जिसको पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ लेकिन तब भी एक्टिंग ना लगे, और जैसे डायरेक्टर ने बोला कट, वो अपने उस कैरेक्टर से बाहर निकल के आ जाए वो। जी बिल्कुल सही बात, ऐसे ही होता है। अच्छा, आपके आपके हम एक्टिंग के सफ़र की बात करते हैं। जो फ़िल्म बिग बुल है, इसमें आपने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है, तो नहीं, अभिषेक बच्चन के साथ, अमिताभ बच्चन के आपने वो बेटे के हिंदी साथ का काम बेटा। किया, आपने अभिषेक बच्चन के साथ काम किया है। तो उनके साथ कैसा था? क्योंकि बिग बुल बड़ी एक अच्छी एक तरह से एक बड़ी छाई रही, उसकी पब्लिसिटी बहुत हुई उसकी, तो उसमें कैसे जुड़ना हुआ और कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और फिल्म के अंदर मेरा एक बहुत अच्छा सीन था जो बहुत पॉपुलर भी हुआ, हाँ। काफी लोगों को पसंद भी आया। और अभिषेक बच्चन अभी भाई को मैं ऐसा बोलूंगा कि वो एक एक्चुअली वो जेंटलमैन है। हाँ। हाँ, बहुत अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियसनेस है उनके अंदर, और टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायलॉग बोलना उनका काम है। तो ही नोज वेरी वेल कि लाइटिंग क्या है, सेटअप क्या है, इसमें कुछ और हो सकता है क्या। और एक सीन है जहाँ पर मैं उनके भाई को, सोहम शाह जी को पीटता हूँ। जी। तो सोहम भाई को जब मैं पीट रहा हूँ तो रिहर्सल के अंदर काफी लोग डर रहे थे कहीं अभिषेक बच्चन के ऊपर हाथ ना लग जाए या ऐसा कुछ वो ना हो जाए। तो अभिषेक भाई वहीं खड़े होकर सुन रहे थे, आके मेरे को बोलते क्या हुआ। मैंने कहा वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो जो सिचुएशन है जिसमें हम लड़ रहे हैं आपस में, कहीं आपके ना लग जाए। तो मैं थोड़ा कह रहे नहीं, मैं अपने भाई को बचाने आया हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे लग जाए, लग जाने दो, आप अपना काम करो। तो वो मुझे लगा कि मैंने कहा यार ये अभिषेक बच्चन है यार, ये एक चीज है उनके अंदर, और इसलिए वो है आफ्टर अजय देवगन ही इज वेरी इंटेंस एक्टर इन बॉलीवुड। बिल्कुल। और नहीं, जिस तरह से अक्सर शुरुआत में ये आरोप लगते रहे थे उनके ऊपर, ऐसा कहा जाता था कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं इसलिए उनको काम मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम कर करके अपने आप को साबित किया है कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर है। चाहे अब उनकी जी बिल्कुल, बहुत सारी फिल्में, चाहे अभी उनकी शायद 10वीं भी एक आ रही थी, मैंने उसके ट्रेलर देखे थे, और बिग बुल में बड़ा ज़बरदस्त किया है। फिर वो जो शायद गुरु फिल्म थी जिसमें उन्होंने बड़े ही एक उद्योगपति का किरदार निभाया था, तो उसमें वो साबित कर चुके हैं कि ही इज़ ए वेरी गुड एक्टर। उनके पारिवारिक बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर अपने एक जगह बनाई है। और आपने फिर उनका जिक्र भी किया कि कैसे वो शूटिंग के समय उनका बेहतर भी रहता है। अच्छा, कार्तिक आर्यन के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस था? धमाका में आपने उनके साथ काम किया, क्योंकि देखिए मैं इसमें एक चीज़ ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि एक तरफ अभिषेक बच्चन, जिनका पूरा एक बैकग्राउंड जो है, वो माता पिता है बड़े सुपरस्टार एक्ट्रेस रहे हैं, और पूरा मुंबई में कई सालों से रहे हैं, तो एक उनके परिवार का नाम भी है। दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन, जो कि एक अभी युवा भी हैं, और अभी एक सेल्फ मेड जो एक एक्टर होता है, जो अक्सर हम ये सोचते हैं कि इसका गॉडफादर उसका गॉडफादर है, तो दोनों की चीज़ें बहुत अलग अलग है। तो इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, और कोई ऐसी यादगार यादें जो आपने अभिषेक बच्चन के आपने बताई उनके बारे में, ऐसी कोई बातें इनके साथ, कोई खास बात जो याद हो आपको? धमाका के जो हमारा शूट था वो एक्चुअली हमने सेकेंड लॉकडाउन के बाद किया था। हाँ, तो उस दौरान वो हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि सब लोगों को एक होटल था अंधेरी के अंदर, हम लोग वहीं पे थे। तो 20-22 दिन सब लोग वहीं थे, और 15-20 दिन के अंदर शूट कंप्लीट हो जाता। तो बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, बहुत कम बात करना। तो कार्तिक आर्यन से मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ, अभी बस टीम के अंदर एक हुआ। तो वो मुझे बहुत एक्चुअली उनके साथ ये कहूँगा कि वो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं चीजों को ना, बहुत प्यार से, बहुत स्मूथ होकर काम करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा टेंशन में है या परेशान है। वो एक्चुअली हंसता खेलता मजाक मस्ती करता हुआ वो आदमी काम कर लेता है। तो उनके साथ हमारा बस हो गया, और हमारे शॉट भी काफी बड़े बड़े होते थे। अच्छा। हाँ, 8 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, इतना लंबा शॉट होता था हमारा जनरली, क्योंकि वो टेकिंग ऐसी थी कि बहुत सारे सेटअप लगाए हुए थे कैमरे के आराम से। तो उसके हिसाब से एक बार वो बाहर से कहीं एक्शन हो जाता था और बाहर से ही कट होता था। तो हमें कई बार हम कट के बाद भी एक्टिंग कर रहे होते थे, तो एडी आके बोलता था कि कट हो गया। तो वो माहौल थोड़ा सा अलग था, तो वो बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती थी, बस एक दो सीन के अंदर बात हुई थी। तो वो मुझे बहुत प्यारा लगा बंदा, और अपने काम अच्छा, को आप किस तरह का प्रोसेस अपनाते हैं जब आप शूट में रहते हैं? तो आप किस तरह का प्रोसेस अपनाते हैं? आप उस कैरेक्टर को लेके, जैसे आपने कार्तिक आर्यन का जिक्र किया कि बड़े वो लाइट रहते हैं, तो आप इस तरह के लाइट रहते हैं, या फिर थोड़े से आप गंभीर होते हैं आप अपने सीन करने से पहले?
अब मैं थोड़ा सा गंभीर रहता हूँ, मैं हम्म। थोड़ा सा बात भी कम करता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि तो फिर मैं थोड़ा सा चुप भी रहता हूँ अच्छा। थोड़ा सा। हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा अभी है, टाइम है, तो फिर मैं उस हिसाब नहीं, से अपना। कैरेक्टर के हिसाब से आप अपना मूड बनाते हैं, जैसे अगर कोई गंभीर कैरेक्टर है तो गंभीर होते हैं, या अगर कोई फनी कैरेक्टर है या कॉमेडी करना है आपको तो थोड़ा सा उस वक्त आप लाइट हो जाते हैं, या हर कैरेक्टर के पहले आप थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं आप? नहीं, मैं जनरली हर कैरेक्टर से पहले थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ, क्योंकि हाँ। एक्चुअली इतना सारा शोर हो रहा होता है वो आसपास, इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, तो आपने अगर हल्का सा भी गलत कर दिया तो एडिटर तो वो टेक लगा देगा ना, तो मैं हाँ, तो सही excuse नहीं बात दे है। सकता, मैं उसमें एक्सक्यूज नहीं दे सकता ना कि मैं यहाँ पे ये सोच रहा था या मेरे साथ ही हो रहा था। हाँ, तो मैं अगर उसमें लापरवाही करूंगा तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा बिल्कुल। काम का। तो वो मैं स्पेस नहीं छोड़ता हूँ, कोशिश हम्म। करता हूँ कि वो स्पेस ना छोड़े। उसके चक्कर में मैं ऐसा नहीं कि मैं मस्ती भी करता हूँ बहुत ज्यादा, जी। लेकिन थोड़ा सा अपना स्पेस है करता हूँ मुझे कि हाँ लगता है कि अभी मैं। कट बोलने के बाद फिर आप मस्ती वाले मूड में जाते होंगे। हाँ हाँ, हाँ, जैसे ही कट हो गया फिर मैं अपना मस्ती वाले मस्ती वाले मूड में जी। अच्छा, हाँ। गंगू भाई में भी आपने एक्टिंग की है? गंगू भाई में मैं कर रहा था और हाँ। मैं कर नहीं पाया, विश्वा में फिल्म कर रहा था, अच्छा। तो विश्वा के चक्कर में मुझे गंगू भाई छोड़नी पड़ गई। ओके। मुझे गंगू भाई के सेट पे वापस जाना पड़ा, क्योंकि मेरी सुबह फ्लाइट थी उड़ीसा की। अच्छा, गंगू भाई के सेट में आप पहुंच चुके थे? पहुंच तो जाता है टीम, मैं शॉट दे रहा था, संजय सर सामने खड़े थे, बंसाली सर, मैंने उनको बोला सर ऐसे ऐसे मेरे साथ दिक्कत है, तो कह रहे तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, तो वो जानना चाहेंगे आखिर क्या क्या दिक्कत थी कि आप उस सेट में थे, फिर आपको वो छोड़ के जाना पड़ा आपको, क्या वो हुआ? ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे से डेट्स ली थी, तो उन्होंने मेरे से 6-7 दिन की डेट्स ली थी, तो हाँ। पहली जो डेट्स थी मेरी, वो डेट्स के अकॉर्डिंगली मेरा सुबह पैकअप हो जाना था, हम्म। और सुबह मेरी फ्लाइट थी उड़ीसा के लिए, हाँ। तो मुझे वहां जाना था, विश्वास फिल्म का शूट चल रहा था, जो मैंने बताया आपको। जी। तो अब हुआ ये कि रात को 2-2:30 बजे पता चल रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि सर आपको कल भी लगेगा और परसों भी लगेगा नहीं। मैंने कहा कल परसों का तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको टाइम, क्योंकि मैंने तो कहीं और दिया हुआ टाइम, आपको बताया था मेरा तो कल का है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, फिर वो पूरा प्रोडक्शन लेवल पे फिर संजय सर के पास गए, संजय सर को बताया, संजय सर ने कहा जी। कुछ अच्छा हुआ कि इनका भी कोई शॉट हमने लिया नहीं, वरना हाँ, हमारे लिए भी दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा, फिर वो फिर वहाँ कौन सा वैसे वो कैरेक्टर आप करने वाले थे, क्योंकि आप फिल्म रिलीज हो गई है अब? वो रहीम लाला का कैरेक्टर था अजय सर का, तो उन्हीं के साथ उनका भी कोई राइट हैंड था, हाँ। जो इसमें उनके साथ रहता है। अजय देवगन के साथ? हाँ। हाँ, चलिए। अच्छा, जाते जाते समय कम है, जाते जाते 20-30 सेकंड का समय, जाते जाते कोई आपका फेवरेट कोई संवाद अगर आपको याद हो तो जरूर सुनना चाहेंगे। आपका लिखा हुआ या आपका बोला गया जो भी फेवरेट, अगर आपको कुछ याद हो तो। अभी बहुत सारे संवाद हैं, एक्चुअली स्टेज के बहुत हैं, फिल्म के भी हाँ। लेकिन अभी मैं ऐसे एक्ट करूंगा तो नहीं, वो मुझे रहता है, थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि चीजें कि आपने थोड़ा- प्रोसेस भी बताया कि उस प्रोसेस के पहले, एक्टिंग से पहले उस प्रोसेस में जाना पड़ता है, तो मुझे लगता है आप अभी रिलैक्स मूड में होंगे। जी। हाँ, रिलैक्स मूड में नहीं, दूसरा नहीं बैठता है, लेकिन वो बड़ा अजीब सा लगता है कि यहाँ पे भी अब एक्ट करके चलिए चलिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, और लेकिन आपकी जर्नी जानकर आपको बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप ऐसे ही आप एक्टिंग के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में और डायरेक्शन के क्षेत्र में आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू वेरी मच समय निकालकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता, राइटर और डायरेक्टर एकलव्य तोमर से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।